जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 3 जून 2026 और 3 जून 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा 1 जून 2026 को जोधपुर में प्रदर्शित स्वदेशी सामरिक लोइटरिंग मुनिशन का नाम क्या है? ए अग्निबाण, बी दिव्यास्त्र, सी प्रहार, डी गरुड़। इसका सही आंसर है दिव्यास्त्र। दिव्यास्त्र MK1 एक स्वदेशी AI संचालित सामरिक लोइटरिंग मुनिशन है, एक ड्रोन है। इसका विकास लखनऊ स्थित रक्षा स्टार्टअप होवेरिट द्वारा किया गया है, लखनऊ में किया गया है। और इसमें जो घटक यूज किए गए हैं 95% पूरी तरह स्वदेशी है। इस ड्रोन की विशेषता है कि ये 500 किलोमीटर और उड़ान 3-5 घंटे तक कर सकता है। इसकी गति है 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 15 किलोग्राम पेलोड ले जाने में सक्षम है। AI आधारित संचालित है, ऑटोमेटेड संचालित है। और इसका प्रशिक्षण कहाँ किया गया? याद रखिएगा, इसका प्रशिक्षण जोधपुर में किया गया, वो भी 50 डिग्री से अधिक तापमान पर। चलिए, हाँ, इसको अगर देसी भाषा में कहें तो सुसाइड ड्रोन है। सुसाइड ड्रोन मतलब जानते हो क्या होता है? बस दागो, वहां पर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फट जाएगा और सामने वाले को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। ये होते हैं सुसाइड ड्रोन। इसका नाम है दिव्यास्त्र। चलिए अगला देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीकृत चेनाब व्यास लिंक टनल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए व्यास नदी के जल को चिनाब नदी में जोड़ना, बी चेनाब बेसिन के अतिरिक्त जल को व्यास नदी प्रणाली में स्थानांतरित करना, सी सतलज नदी पर नया बंदरगाह बनाना, डी रावी नदी में नौसेना सुविधा विकसित करना। सही आंसर है चेनाब बेसिन के अतिरिक्त जल को व्यास नदी तक पहुंचाना। चेनाब व्यास लिंक टनल परियोजना मई 2026 में भारत सरकार को मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए 2352 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कितनी लंबी सुरंग बनेगी? तो इसके लिए 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। सुरंग का मुख्य उद्देश्य है चेनाब नदी बेसिन। चेनाब बेसिन मतलब जानते हो बेसिन क्या होता है? मान लीजिए ये मुख्य नदी है, तो इसके आसपास जो भी नदी आकर के मिलती है, इन सब नदी को उस मेन नदी का बेसिन कहा जाता है। उसे चेनाब बेसिन कहते हैं। आसपास के जल को लाने वाली सभी नदियां एक नदी में मिलती है, उसे बेसिन कहते हैं। तो चेनाब बेसिन मतलब चेनाब के आसपास की नदियां का अतिरिक्त जो जल है व्यास नदी में जोड़ा जाएगा। इस परियोजना को कहां पर प्रस्तावित किया गया है? याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का एक स्थान है लाहौल क्षेत्र में इसे प्रस्तावित किया गया है। प्रथम चरण में कोकसर गांव के पास चंद्र नदी पर 19 मीटर लंबा बांध बनाया गया है। हाँ, चंद्र नदी ऊपरी चेनाब बेसिन की प्रमुख सहायक नदी है, ये याद रखिएगा। इस परियोजना का क्रियान्वयन NHPC द्वारा किया जाएगा। NHPC एक भारत की संस्थान है। हाँ, इससे लगभग 4000 मेगावाट अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी। अब चेनाब इंडस वाटर ट्रस्टी के अंतर्गत पश्चिमी नदियों में शामिल हो गया है। व्यास नदी सतलज नदी की प्रमुख सहायक नदी है और भारत की नदी जोड़ो अभियान का एक हिस्सा है। और सिंधु नदी प्रणाली में कौन कौन से आते हैं भैया? सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज नदियां शामिल हैं। चलिए, तो इतनी चीज याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अधिसूचित आव्रज और विदेशी संशोधन नियम 2026 के अनुसार विदेशी नागरिक भारत में पंजीकरण कब करा सकते हैं? ए भारत आने के 30 दिन के भीतर, बी भारत आने के 90 दिन के भीतर, और सी 180 दिन पूरे होने के बाद 14 दिन के भीतर, डी 180 दिन पूरे होने से पहले किसी भी दिन।
इसका सही आंसर है 180 दिन पूरे होने से पहले किसी भी दिन। गृह मंत्रालय ने विदेशी संशोधन नियम आव्रजन नियम अधिसूचित किया है, जिसमें पहले नियम था कि 180 दिन की समाप्ति होने के 14 दिन के भीतर पंजीकरण करना अनिवार्य था, लेकिन अब इसे संशोधित करते हुए विदेशी नागरिक भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण करा सकते हैं। थोड़ी राहत दे दी गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 1 मई, बी 15 अगस्त, सी 2 जून, डी 26 जनवरी। सही आंसर है 2 जून। तेलंगाना स्थापना दिवस हर साल 2 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना का जो गठन है 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में हुआ था। इस चीज को आपको याद रखना है। तेलंगाना का गठन किस राज्य से अलग हुआ था भैया? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना बना था। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना भारत का क्षेत्रफल के आधार पर 12वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की प्रमुख भाषा तेलुगु और उर्दू है। तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। ये चीज याद रखिएगा तेलंगाना से संबंधित। अब कुछ महत्वपूर्ण स्थापना दिवस जो कि हाल ही के दिनों में मनाए गए और राज्यों के महत्वपूर्ण स्थापना दिवस है, जैसे 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तीनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 जून को अभी हाल ही में तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस मनाते हैं। उत्कल दिवस मतलब उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस। हाँ, 30 मई को हाल ही में गोवा का 39वां राज्य स्थापना दिवस भी मनाया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य थे जिनका स्थापना दिवस हाल ही में मनाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच का आयोजन 11 से 12 जून 2026 को कहाँ किया जाएगा? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी हैदराबाद। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच की मेजबानी 11 से 12 जून 2026 को नई दिल्ली में होगा। इसका विषय है जनता के लिए शहर, समावेशी और लचीले शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग। इस आयोजन की घोषणा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल जी ने की। मंच का उद्देश्य है ब्रिक्स देशों के बीच शहरी नीति, नगर विकास और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना। भारत चौथी बार ब्रिक्स शहरीकरण मंच की मेजबानी कर रहा है। इस चीज को याद रखना, थीम याद रखना, जनता के लिए शहर, समावेशी और लचीले शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स। कुछ महत्वपूर्ण आयोजन जो कि हाल ही में हमारे देश में किए गए, जैसे 13 जनवरी को नई दिल्ली में ब्रिक्स 2026 का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की गई थी। वहीं पर ब्रिक्स शेरपा की बैठक 9 से 10 फरवरी को नई दिल्ली में ही आयोजित हुई और ब्रिक्स एकेडमिक फोरम का उद्घाटन 17 से 18 अप्रैल को नई दिल्ली में ही हुआ। दूसरी ब्रिक्स शेरपा बैठक कब हुई? तो 11 से 13 मई को नई दिल्ली में हुई थी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कब हुई? तो 14 से 15 मई को नई दिल्ली में हुई, मई को। और 13वां ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की जो बैठक है वो 11 से 12 जून नई दिल्ली में ही आयोजित होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बैठक थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज का जो हम लाइक रख रहे हैं 10 लाइक का लाइक दीजिए, कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? ए धर्मेंद्र प्रधान एवं अश्विनी वैष्णव, सी आर पाटिल एवं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सी अमित शाह एवं पीयूष गोयल, डी नितिन गडकरी एवं मनसुख मंडाविया। सही आंसर है सी आर पाटिल एवं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जल संसाधन और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन जल शक्ति मंत्री हमें सी आर पाटिल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन दोनों ने मिलकर के दिल्ली में
जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है जल के संकटन को समाधान और नवाचार पर विकास करना। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय और इसरो के बीच में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें 24 प्राथमिकता पर अध्ययन किया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2026 प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। सही आंसर है 6 वर्ष। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई? 1 जून 2020 को हुई थी। और ये किसके लिए शुरू की गई थी? तो रेहड़ी और पटरी वालों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। और 2026 में इस योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त अभियान का नाम क्या है? ए ऑपरेशन विजय, बी ऑपरेशन शेरुअली, सी ऑपरेशन सद्भावना, डी ऑपरेशन रक्षक। सही आंसर है ऑपरेशन शेरुअली। ऑपरेशन शेरुअली जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों की तलाश के लिए चलाया जा रहा संयुक्त अभियान है और यह जून 2026 में लगातार 10 दिन तक जारी रहेगा। यह संयुक्त टीम घने जंगलों में आतंकियों के ठिकानों का पता लगा रही है। व्हाइट नाइट कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पी के मिश्रा ने अग्रिम क्षेत्रों का सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। यहाँ मुख्य रूप से राजौरी जिले में और नियंत्रक रेखा मतलब एलओसी के बीच में संवेदनशील क्षेत्र पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हाल अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? ए 8 पदक, बी 9 पदक, सी 10 पदक, डी 12 पदक। सही आंसर है 10 पदक। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन वियतनाम के डा नांग में किया गया था और भारतीय महिला टीम ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित 10 पदक जीते हैं। इसमें 43 किलोग्राम वर्ग में दीक्षा ने स्वर्ण पदक जीता है, 73 किलोग्राम वर्ग में गरिमा ने स्वर्ण पदक जीता है और वहीं निकिता ने 49 किलोग्राम, अंतरा ने 65 किलोग्राम और तानिया ने 69 केजी ने रजत पदक जीता है। वहीं पलक, अनामिका, अक्षरा, साक्षी और मान्या ने कांस्य पदक जीते हैं। याद रखिएगा अंडर 27 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की पुरुष फ्रीस्टाइल टीम ने सर्वश्रेष्ठ टीम भी घोषित की गई है। भारत ने पुरुष फ्रीस्टाइल स्पर्धा में किर्गिस्तान और कजाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हाल ही में भारतीय पर्वतारोही कौन बनी जिन्होंने सफलतापूर्वक विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 8,849 मीटर पर चढ़ाई पूरी की है? ए अरुणा सिंह, बी संतोष यादव, सी श्रद्धा गुप्ता, डी प्रेमलता अग्रवाल। इसका सही आंसर है श्रद्धा गुप्ता। एक पुराना क्वेश्चन था ये, इसको उठा के लिए हमने है। श्रद्धा गुप्ता ने पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इन्होंने ये अभियान इलियट एक्सपेडिशन के साथ पूरा किया जिसकी स्थापना निर्मल बुर्जा ने की थी। सितंबर 2025 में माउंट मनासलू 8,163 मीटर पर भी ऐतिहासिक शिखर प्राप्त किया था और पर्वतारोहण शुरू होने के मात्र 3 वर्ष के भीतर इन्होंने एवरेस्ट फतह पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। श्रद्धा गुप्ता दुबई में निवास करती हैं और डीबीएस बैंक में मध्य पूर्व के कॉर्पोरेट व्यवसाय की प्रमुख हैं। माउंट किलिमंजारो, माउंट इल्बर और एकांका गुआ जैसी प्रमुख चोटियों पर भी चढ़ाई कर चुकी है। याद रखिएगा एवरेस्ट का 8,000 मीटर से ऊपर का क्षेत्र डेड जोन कहलाता है जहां ऑक्सीजन का स्तर अत्यंत कम होता है, फिर भी चढ़ाई की है। जोरदार ताली बजाइए श्रद्धा गुप्ता के लिए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हाल ही में द अर्थ प्राइज 2026 का वैश्विक विजेता कौन सी भारतीय किशोर टीम बनी? ए विवान, एरिया अग्रवाल और अव्याना, बी नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया, सी कैलाश सत्यार्थी और टीम, डी रोहित शर्मा और टीम।
इसका सही आंसर है भारतीय किशोरों ने प्लास्टिक नामक नवाचार के लिए द अर्थ प्राइज 2026 जीता है। यह उपकरण इमली के बीज के अवशिष्ट से बनाया गया है जो माइक्रोबायोलॉजी से हटाने में सहायक है। प्लास्टिक बिना बिजली के कम लागत में पानी से सूक्ष्म प्लास्टिक कणों को अलग कर देता है। इस परियोजना में आईआईटी गुवाहाटी के विशेषज्ञों को भी शामिल रहे, लेकिन नाम याद रखिएगा विहान, एरियाना और अवियाना, इन्हें मिला है द अर्थ प्राइज 2026। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में FIH महिला हॉकी नेशंस कप 2025-26 के लिए किस देश में होने वाले टूर्नामेंट हेतु टीम की घोषणा कर दी है? कहाँ होगा भी ये टूर्नामेंट? A ऑस्ट्रेलिया, B न्यूजीलैंड, C इंग्लैंड, D जापान। तो हॉकी नेशंस कप महिला ये होना है न्यूजीलैंड में। कब होना है भैया? तो भारत 15 से 21 जून 2026 को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होगी। इसमें 20 सदस्य टीम घोषित की है। कप्तान बनी है सलीमा टेटे। कप्तान का नाम याद रखिएगा, सलीमा टेटे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में लद्दाख में कितने साझा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? A 10, B 12, C 15, D 20। इसका सही आंसर है 15। लद्दाख में कुल 15 साझा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन 2 जून 2026 को किया गया। इन साझा केंद्रों का उद्देश्य है ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों, स्व सहायता समूहों को लाभ प्रदान करना। ये हाथकरघा होंगे या हस्तशिल्प उत्पादन के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कितने बनाए गए हैं ऐसे सुविधा केंद्र? 15। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की दूसरी तकनीकी बैठक 2026 में कहाँ आयोजित की जा रही है? मुंबई, B पुरी, C कोलकाता, D चेन्नई। सही आंसर है पूरी में। 3 से 5 जून को ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की दूसरी तकनीकी बैठक पुरी के उड़ीसा के पुरी में होगी। यह आयोजन पुरी के ताजपुरी रिसोर्ट में किया जाएगा। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। लेकिन जो 3 से 5 जून में ब्रिक्स का जो होगा, इसका मुख्य उद्देश्य है जोखिम न्यूनीकरण, लचीला अवसंरचना और पूर्व चेतावनी प्रणाली पर चर्चा करना है। और साथ ही साथ उड़ीसा को चक्रवात प्रबंधन और आपदा तैयारी के अनुभव के कारण इस योजना के लिए चुना गया है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एयर मार्शल तरुण चौधरी ने हाल ही में किस वायु कमान का कार्यभार संभाला है? A पश्चिमी वायु कमान, B दक्षिणी वायु कमान, C केंद्रीय वायु कमान, D पूर्वी वायु कमान। तो इसका सही आंसर है केंद्रीय वायु कमान के हेड होंगे एयर मार्शल तरुण चौधरी, जो 1 जून 2026 को भारतीय वायुसेना की केंद्रीय वायु कमान का कार्यभार संभालेंगे। केंद्रीय वायु कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश प्रयागराज में स्थित है। इन्होंने एयर मार्शल बालाकृष्णन मणिकांत का स्थान लिया, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हुए। भारतीय वायुसेना में कुल 7 कमानें होती है, जिसमें 5 परिचालन और 2 कार्यात्मक कमानें होती है, ये याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक कब आयोजित होगी? याद रखिएगा, ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित होगी? वाराणसी में। लेकिन कब होगी? इसका उत्तर आपको देना है। A 1 से 2 जून, B 4 से 5 जून, C 10 से 11 जून, D 15 से 16 जून 2026। सही आंसर है 4 से 5 जून 2026 को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जाएगा 4 से 5 जून को, क्योंकि इस समय भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। और इस बार इसका जो मुख्य उद्देश्य है ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह का लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता के लिए निर्माण। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आईसीसी ने 1 जून 2026 से किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित कर दी है? A ऑस्ट्रेलिया, B कनाडा, C न्यूजीलैंड, D दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर है कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन के कारण इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा क्रिकेट कनाडा की सदस्यता निलंबित कर दी है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी ने 1 जून 2026 को
किस कमान के कमांडर इन चीफ का पद संभाला है? ए पश्चिमी नौसेना कमान, बी अंडमान निकोबार कमान अर्थात ANC, सी पूर्वी नौसेना कमान, डी दक्षिणी नौसेना कमान। सही आंसर है अंडमान और निकोबार कमान। ये वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी इसके मुख्य होंगे। वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी ने 1 जून 2026 को अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ का कार्यभार संभाला है। अंडमान और निकोबार कमान भारत की एकमात्र त्रिसेवा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड संयुक्त रूप से यहाँ पर कमान है और इसके कमांडर इन चीफ होंगे वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी। इसका मुख्यालय श्री विजयपुरम में है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है और यह कमान हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला ये है हमारे वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी जी। अभी हाल ही में रक्षा, भारतीय सेना, वायुसेना और जल सेना में बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, तो एक बार देख लेते हैं। हाल ही में CDS बने हैं, यानी तीनों सेना के रक्षा प्रमुख जो बने हैं वे हैं जनरल NAS राजा सुब्रमण्य, तीसरे CDS बने हैं। वहीं नौसेना के जो प्रमुख बने हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन 27वें CNS बने हैं, नौसेना के 27वें प्रमुख बने हैं। वहीं थल सेना के प्रमुख बने हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के प्रमुख बने हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह और उप थल सेना प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। तो इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस अर्थात इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? A 1 मई, B 2 जून, C 10 दिसंबर और D 8 मार्च। तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका सही आंसर है 2 जून। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस अर्थात इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे 2 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1975 में फ्रांस के लियोन शहर के सेंट नीजियर चर्च में हुई। यह दिवस यौन कर्मियों के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान के लिए जागरूकता फैलाता है। याद रखिएगा रेड अम्ब्रेला यौन कर्मियों के अधिकार का वैश्विक प्रतीक है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। विश्व दुग्ध दिवस मतलब इंटरनेशनल मिल्क डे 1 जून, वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून, बाल श्रम निषेध दिवस 17 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून, अफ्रीकी बाल दिवस 16 जून, मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम विश्व दिवस 17 जून, सतत भोजन दिवस 18 जून, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व संगीत दिवस 21 जून, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून, नाविक दिवस 25 जून, मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोध दिवस 26 जून और यातना पीड़ितों के समर्थन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमी दिवस 27 जून, उष्ण कटिबंधीय दिवस 29 जून, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस भी 30 जून को मनाया जाता है। इसको नोट डाउन करें, रिपीट करने से आपको चीजें याद हो जाएगी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, दुनिया का सबसे बड़ा दही प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए मुंबई महाराष्ट्र, बी हावड़ा पश्चिम बंगाल, सी चेन्नई तमिलनाडु, डी अहमदाबाद गुजरात। सही आंसर है हावड़ा। पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शंकर राइल फूड पार्क में स्थापित किया जा रहा है और इसे अमूल इसके निवेशक है। अमूल दूध पीता है इंडिया, आपने सुना होगा। इस प्लांट में प्रतिदिन लगभग 10 लाख किलोग्राम दही संबंधित डेयरी उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा और इसमें 10 लाख लीटर दूध प्रोसेस किया जाएगा। तो एक सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र हावड़ा में स्थापित किया जा रहा है। स्थान है शंकराइल फूड पार्क। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है?
ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। सही आंसर है दूसरा। हांगकांग में आयोजित हुई थी 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप। इसमें भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कुल कितने पदक जीते हैं? तो 19 पदक। 10 स्वर्ण पदक है, 5 रजत पदक है और 4 कांस्य पदक है। चीन इसमें प्रथम स्थान पर है, इसने 25 पदक जीते हैं, पहले स्थान पर है, जबकि जापान तीसरे स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। हाँ, भारत का किसी भी एशियाई ट्रैक में और फील्ड चैंपियनशिप में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत की रिले टीम 400 मीटर, इसने नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी बनाया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA किस देश के साथ किया है जो 1 जून 2026 से लागू होगा? ए कतर, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी ओमान, डी सऊदी अरब। सही आंसर है ओमान। ओमान और भारत के बीच में CEPA लागू है 1 जून से। इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मस्कट यात्रा के दौरान। CEPA का पूरा नाम होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत और ओमान के बीच में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान भारत का पश्चिम एशियाई क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार देश है। बात आई है ओमान की, तो ओमान को मैप में आप देख सकते हो, ये लोकेटेड है, जस्ट बगल में है भैया भारत के। और ओमान के पड़ोसी स्टेट देख सकते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, यमन, अरेबियन सी के पास में है ये। तो इतने देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है। राजधानी है मस्कट। यहाँ पर प्रधानमंत्री का पद नहीं होता, यहाँ सुल्तान चलते हैं, महामहिम सुल्तान हैदम बिन तारिक अल सैयद इनका नाम है। यहाँ की जो भाषा है वो अरबी। ठीक है, चलिए तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किससे सौंपा गया है? सही आंसर है राजेश कुमार सिंह। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में निधन होने वाली सुमन कल्याणपुर कौन थी? तो वो थी पार्श्व गायिका। तीसरा क्वेश्चन है, तेलुगु गंगा परियोजना के समझौते के तहत तमिलनाडु को प्रतिवर्ष कृष्णा नदी का कितना जल प्राप्त करने का अधिकार है? वो है 12 TMC फीट। अगला क्वेश्चन था, वैश्विक अभिभावक दिवस अर्थात ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? 1 जून को। अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन आकलन, निगरानी और प्रबंधन हेतु किस मंत्रालय ने इसरो के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 10। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई? सर्वोच्च न्यायालय में 37। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य के पवित्र अवशेष किट मठ में स्थापित किए गए हैं? तो वो है गांदा तेग चेनलिंग मठ, जो कि उलान बटोर में स्थापित किए गए हैं, मंगोलिया में। अगला, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2026 के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, 31 मई 2026 को भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अर्थात CDS के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की 800 मीटर में स्वर्ण पदक किसने जीता है? मोंगली वेंकटराम ने। अगला क्वेश्चन, IPL 2026 में फाइनल में RCB ने किस टीम को हराकर लगातार दूसरा खिताब जीता है? तो गुजरात टाइम्स को। अगला क्वेश्चन, 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है, 2027 एशिया रिले एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार किस स्वदेशी खेल को शामिल किया जाएगा? योगासन। अगला क्वेश्चन था, आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई? छत्तीसगढ़।
अगला क्वेश्चन था विश्व दुग्ध दिवस अर्थात वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून। अगला क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी थम्प्ड इन एम्स्टर्डम पुस्तक के लेखक कौन है? के अरुमुगन। अगला क्वेश्चन, DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई भैया? तो 28 जनवरी 1950 को। तो ये थे रिवीजन वाले क्वेश्चन। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।